नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। दिल्ली में बीजेपी हाईकमान का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के नाम पर लगी मुहर। शिंदे भी रास्ते पर लौटे, खत्म हो गई नाराजगी। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन ऑफिस ने दिया जवाब, ईवीएम हैक करने के वायरल वीडियो को बताया फर्जी। वीडियो में दिख रहे शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आप एमएलए नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर बोले अरविंद केजरीवाल, गैंगस्टर नंदू ने नरेश बालियान को किए 40 कॉल, करवाना चाहता था उगाही, केंद्र सरकार पर बोला हमला। हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम पहुंची संभल। बदायूं के जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 दिसंबर को होगी सुनवाई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर नहीं थम रहा अत्याचार, भारतीय बस पर किया गया हमला। त्रिपुरा के मंत्री ने सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीर। सबसे पहली खबर में बात महाराष्ट्र की, जहां मुख्यमंत्री के नाम पर कई कयास लगाए जा रहे थे। मीडिया में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की भरमार लग गई थी, लेकिन अब बीजेपी के सूत्रों ने सब कुछ साफ कर दिया है। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे और उनके पास ही गृह मंत्रालय भी रहेगा। शिंदे गुट की तरफ से तमाम दबाव को दरकिनार करते हुए बीजेपी के सर्वोच्च नेताओं ने यह फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। पवार के पास वित्त मंत्रालय तो शिंदे के पास नगर विकास और राजस्व मंत्रालय होगा। शपथ समारोह 5 तारीख को दक्षिण मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में होगा। सब कुछ क्लियर हो गया है, लेकिन इतनी भ्रम वाली स्थिति क्यों पैदा कर दी गई है? देखिए, भ्रम वाली स्थिति ये पत्रकारों के दिमाग की उपज थी। हार पच नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी हारती है तो कई सारे पत्रकारों को लगता है कि उनकी हार हो गई। मोदी जीतते हैं तो इनका खाना जो है वो पचता नहीं है। तो ये लोग कहानी बना रहे थे और जो बर्ताव एकनाथ शिंदे का था, उससे उस आग में वो घी का काम कर रहा था। तो कई सारी थ्योरीज थी, अब ये सारी चीजें साइड हो गई हैं। कारण भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं जिसको आप ब्लैकमेल कर लें। 132 सीटें यूं ही नहीं जीत के आए ये लोग। सिंधु को भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है। जब ये पार्टी तोड़ के गुवाहाटी पहुंचे थे तो बड़ा फेमस डायलॉग उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था अपने विधायकों से कि हम ये स्टेप तो ले रहे हैं और ये जो हिम्मत हमें मिल रही है, उन महाशक्तियों के बारे में सोचो जिनके साथ हम खड़े होने वाले हैं। तो वो महाशक्ति कौन? तो अमित शाह, मोदी, भारतीय जनता पार्टी। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उस महाशक्ति को आप भूल जाओगे? अमित शाह ने खेल किया दिल्ली में बैठे बैठे, अचानक इनकी तबीयत भी ठीक हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जहां सारे लोग कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत बड़ा खुलासा हुआ। क्या किया उन्होंने? वो आए और उन्होंने कहा कि जो फैसला अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी लेंगे हमें मंजूर है। हमने अच्छा काम किया 2.5 साल में और आगे इसी काम को हम आगे लेकर के जाएंगे। न कोई शर्त रखी, न कोई बयान दिया। वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लाइन को टो कर रहे हैं। तो ये कहानी यहीं पे खत्म हो गई। अब 5 तारीख को शपथ ग्रहण होना है, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है जिसे आज कैपिटल टीवी पे 9 बजे उसका खुलासा होगा। जी, वहीं हाल ही में महाराष्ट्र में एक वायरल वीडियो के आधार पर कई लोगों ने बड़ा आरोप लगाया। इस वीडियो में एक अमेरिकी हैकर सईद शुजा दावा करता नजर आ रहा है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को हैक कर सकता है और परिणाम को कुछ राजनीतिक दलों के पक्ष में कर सकता है। इस वीडियो को कई लोगों और कुछ नेताओं ने
अपनी तरफ से शेयर भी किया। वहीं महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक बयान जारी किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में आयोग की तरफ से कहा गया है कि ये दावे बिल्कुल निराधार, झूठे और अप्रमाणित है। मुंबई साइबर पुलिस ने इस वीडियो में दिखाए गए शख्स के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। अब उन लोगों को तो तगड़ा जवाब मिल गया। देखिए, ये ईवीएम एक ऐसा बवाल इन लोगों ने क्रिएट किया कि जिसमें ये लोग खुद फंसने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी हरियाणा हारी, क्या कहा? ईवीएम। महाराष्ट्र हारे तो क्या कहा? ईवीएम। उद्धव ठाकरे ने भी कहा ईवीएम। अच्छा ठीक है भाई, ईवीएम ईवीएम कर रहे थे। अब जरा पब्लिक मेमोरी को जॉग करना चाहिए, हमारा काम है याद दिलाने का। ये थ्योरी लेकर के आ गए कि बैटरी में 99% था, फिर अचानक से ये कम हो जा रहा था। कई सारी थ्योरी आपने सुनी, बैटरी वाली नई थ्योरी आई। अच्छा, कंप्लेन किया कोई? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बवाल तो काट दिया, सवाल तो खड़े कर दिए। एक भी ऑफिशियल कंप्लेन किया? नहीं किया। पब्लिक को बेवकूफ समझ लिया आप लोगों ने कि आप भवंडर खड़ा कर दो, दलाल पत्रकारों के साथ मिलकर के वीडियोस बनवा दो, डिबेट करवा लो, और उसके बाद जब एक्चुअल एक्शन होना चाहिए तो मैदान छोड़ के भाग जाओ। उद्धव ठाकरे क्या कहा? 450 जगह से हमें कंप्लेन मिली है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। कहीं बैटरी का दिक्कत था, कभी कुछ था, कहीं कहा कि भाई वोट पड़े कम, पोलिंग बूथ में जितने वोट नहीं थे उससे ज्यादा वोट पड़ गया ईवीएम के अंदर। कई सारी थ्योरीज दी गई। किसी ने कह दिया कि भाई एक गांव में कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिला, लोग बाहर आ गए कि हमने तो दिया था, वोट कहां गायब हो गए। वो भी झूठ निकला। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि उस गांव के अंदर और उसके आसपास 4 बूथ थे, 4 ईवीएम मशीन, और हर ईवीएम मशीन में किसी में कांग्रेस को 240, किसी में 260, किसी में 230। वो पूरा आंकड़ा सामने आ गया। फिर एक और ब्लफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि एक ऐसा उम्मीदवार, उसने कहा कि भाई बाकी किसी ने नहीं दिया हो वोट मुझे, मैं तो अपना वोट दिया, 0 कैसे आ गया? मीडिया वाले पहुंच गए उसके पास, उसने कहा तो मैंने तो ये बयान दिया ही नहीं। उद्धव ठाकरे से पूछना चाहिए। 7 दिन बीत गए, 7 दिन तक आप कंप्लेन कर सकते थे वीवीपैट की रिकाउंटिंग के लिए। एक भी कंप्लेन किया? नहीं किया। मतलब आप अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ना चाह रहे हो, क्योंकि इनको मालूम है कि वो कंप्लेन करेंगे, फिर से रिकाउंटिंग होगी, फिर से उस पर सुनवाई होगी, फिर वही बात होगी जो पहले बताई गई है, ये झूठे साबित हो जाएंगे। तो पब्लिक को सिर्फ भ्रम में रखो। और मैं आपको बता रहा हूं, 3 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन को इनवाइट किया है कि आपके जितने भी क्वेरीज हैं वो लेकर के आइए, और जो आप पब्लिक में कंप्लेन कर रहे हैं वो आप सामने लेकर के आइए। मुझे पूरा यकीन है कांग्रेस पार्टी वाले वहां जाएंगे नहीं। क्या करवाएंगे? तो कोई अधना सा छुटभैया नेता को मीडिया के सामने खड़ा कर देंगे और आप ये बयान दिलवा देंगे कि इलेक्शन कमीशन कुत्ता है मोदी का। यही बयान दिलवाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो इनकी निर्लज्जता देखिए। ये अभी हैकर को पकड़ रहे हैं, कल किसी टेररिस्ट को पकड़ेंगे, कोई ड्रग चलाने, धंधा चलाने वाले लोगों को पकड़ेंगे, क्रिमिनल्स को पकड़ेंगे। भाई हारे हो, जनता का फैसला आया है, उसको आप स्वीकार करो। अपनी गलतियों को जब तक आप मानोगे नहीं, मैं बार बार कहता हूं कि जब तक आप हार स्वीकार नहीं करोगे तब तक आप इलाज कैसे करोगे? आप हार मानने को तैयार ही नहीं हो। ईवीएम ईवीएम ईवीएम, और इसी वजह से मोदी लगातार जीतते जाएंगे और ये लगातार हारते जाएंगे। जी।
इस खबर में बात केजरीवाल की। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला किया और आप विधायक नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारे विधायक को 1.5 साल से धमकी मिल रही थी और इसे लेकर उन्होंने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल ने कहा कि नरेश बालियान गैंगस्टर कपिल सागवान से पीड़ित है, उन्हें कई धमकियां भी मिली है। दिल्ली पुलिस ने उस पर कार्रवाई करने के बजाय नरेश बालियान को अरेस्ट कर लिया। कल मुझ पर हमला करवाया गया, हमारा कसूर क्या है कि हम कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे? कुछ भी होता है दिल्ली के अंदर, आरोप बीजेपी पर क्यों? देखिए, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है, कैसे कहानी को घुमा रहा है। केजरीवाल ने शायद उस ऑडियो को सुना नहीं, या सुन के समझ के कि अब इसमें तो बचने की कोई संभावना नहीं है, तो कहानी को ही पलट दो। भाई, कोई गुंडा आपके एमएलए को धमकी दे रहा है तो इतना बड़ा गुंडा हो गया कि आपको धमकी दे रहा है, एमएलए को धमकी दे रहा है। कंप्लेन कराया था, एफआईआर दर्ज कराई थी, ऑडियो दिया था, नहीं। अब आप कह रहे हो कि भाई वो 1.5 साल से धमका रहा था, 40-40 कॉल है। हमने तो सुना वो जो सोशल मीडिया में जो पुलिस कंप्लेन में आया, जिसके आधार पर नरेश बालियान को की गिरफ्तारी हुई है, उसमें तो धमकी जैसी कोई बात नहीं है। वो नरेश बालियान खुद कह रहा है कि भाई साहब दूसरी चीज पे बात करो। वो कह रहा है गैंगस्टर से ये कहोगे कि भाई सिग्नल पे आ जाओ, टेलीग्राम पे आ जाओ, ये लाइन सिक्योर नहीं है, ये धमकी है कि जाकर के उससे पैसे लो, उसको फोन करो। ये तो रैकेट चल रहा है तुम्हारे लोगों के द्वारा। तो केजरीवाल बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। कल तो कहा था कि आरोप झूठे हैं, आज कह रहे हो कि नहीं नहीं आरोप सही है, लेकिन यह मामला उल्टा है। गैंगस्टर के साथ रिश्ते नहीं है, गैंगस्टर हमें ही परेशान कर रहा था। अच्छा, तुम्हारे बात पे कौन भरोसा करेगा? तुमने यही कहा था जब तोमर का सर्टिफिकेट का मामला आया था, उसको गिरफ्तार किया गया था। क्या हमने देख लिया मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मुझसे कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, और मैंने तोमर के सारे सर्टिफिकेट्स देखे, सब असली हैं। क्या हुआ? मालूम चला सब फर्जी निकला। तो तुम्हारी बातों के ऊपर तो कोई भरोसा किसी का है नहीं। यह बात और है कि मीडिया के जरिए तुम पब्लिक को बेवकूफ बना लेते हो, पब्लिक मान लेती है, लेकिन झूठ आखिरकार झूठ ही होता है। एक एमएलए को तो तुमने डिफेंड करने की कोशिश की, उसके बारे में क्यों नहीं बात की? जो मलेरकोटला के कुरान शरीफ के बेअदबी के मामले में 2 साल की सजा मिली है, उस पर क्यों नहीं बात किया तुमने? यह पब्लिक को टोपी पहनाना चाह रहा है। यही उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि एन केन प्रकारेण मीडिया वालों के मुंह में पैसे घुसड़ता है, टेलीविजन चैनलों पर ऐड चलवाता है और झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर देता है। जी। और अब बात संभल और बदायूं की। संभल हिंसा की जांच करने के लिए न्यायिक आयोग की टीम पहुंची और टीम ने संभल में हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं संभल के बाद अब बदायूं की चर्चा भी तेज हो गई है। बदायूं के जामा मस्जिद में नीलकंठ मंदिर होने का दावा किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहे मामले में अब अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। इस बीच बदायूं की जामा मस्जिद मामले पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आ गया है। उनका कहना है कि बदायूं की जामा मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है। इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? भाई, आप तो धार्मिक अधिकार के ऊपर आप कह रहे थे वक्फ बोर्ड तो धार्मिक संस्था है, हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा, हमारे मदरसे छीन लिए जाएंगे। अब ये जवाब दो, जो हिंदुओं का छीना गया है उसका क्या होगा? आप इस देश में चाह रहे हो कि मुसलमानों के लिए ऐसी व्यवस्था हो कि वो किसी के जमीन के ऊपर हाथ रख दे और कह दे कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो बिना किसी सुनवाई, बिना किसी कोर्ट कचहरी, बिना किसी आधार पे वो मुसलमानों को मिल जाए कि चूंकि वो वक्फ बोर्ड के अंदर आता है। आप यही मांग कर रहे हो ना? तो इसका जवाब है ये। हर जगह मैं बार बार करूं, 1800 ऐसे जगह हैं हिंदुस्तान के अंदर में, बड़े बड़े प्रमुख, जहां
मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई और हिंदुओं को टोपी पहना दिया गया, गंगा जमनी तहजीब, है ना। हमारे मंदिरों को तोड़ दो, उस पर मस्जिद बना दो और हिंदुओं के मस्तिष्क से हिंदुओं के साथ जो प्रताड़ना हुई है उसके मेमोरी को इरेज कर दो, इतिहास से गायब कर दो और ये कहो कि गंगा जमनी तहजीब है, तो ये तो अब चलेगा नहीं। और मैं आपको बता दूं, जो जो पॉलिटिकल पार्टीज इन लोगों के साथ खड़ी है, इन लोगों के साथ जो खड़ी है, वो बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाले हैं। जी, आखिरी खबर में बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं, बौद्ध और जैन समुदाय पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। अब इन हमलों के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को भी नहीं बख्शा जा रहा। चिन्मय कृष्णदास प्रभु समेत इस्कॉन से जुड़े 4 ब्रह्मचारियों को भी बांग्लादेश की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और उनकी सुरक्षा के लिए दुनिया भर के इस्कॉन मंदिरों में विशेष प्रार्थना आयोजित की गई। वहीं ऐसी खबर आ रही है कि अगरतला से कोलकाता जा रही एक भारतीय बस पर बांग्लादेश में हमला हुआ है। इस बात की जानकारी खुद त्रिपुरा के परिवहन मंत्री सुशांत चौधरी ने दी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने बस की तस्वीरें भी शेयर की है। ये क्या हो रहा है बांग्लादेश में? कब तक शांति होगी? कोई शांति नहीं होगी। ये आदमी कोई एक्सपेक्ट ही क्यों कर रहे हैं कि वहां पे शांति होगी? ये पाप है गांधी नेहरू का जो हिंदू भुगत रहे हैं। बड़े स्टेट्समैन थे, बहुत दूरदर्शिता उसमें बहुत ज्यादा थी। क्या कर गए ये लोग? 27% मुसलमान हिंदू थे बांग्लादेश के अंदर में। कहां रह गए ये लोग? काट दो या कन्वर्ट कर दो, यही हो रहा है ना। किस चीज के लिए? ये देश का बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पे। इन बेवकूफों ने हिंदुओं की जान फंसा दी बस इसलिए कि प्रधानमंत्री किसी को बनना था। वहां हिंदुओं को फंसा दिया। भाई ये मालूम नहीं था क्या कि जिहादी मानसिकता वाले लोग आजादी के पहले ही हिंदुओं को काट रहे थे? ये बंटवारे से पहले क्या दंगे नहीं हो रहे थे? ये नोआखाली में क्या हो रहा था? आरती उतारी जा रही थी। पंजाब में क्या हो रहा था? लाहौर में क्या हो रहा था? रावलपिंडी में क्या हो रहा था? हिंदुओं को आजादी से पहले ही काटना शुरू कर दिया था इन लोगों ने। और ये जो सेक्युलरिज्म का, वेस्टर्न फिलॉसफी का अफीम चाट करके ये लोग, जो संविधान बनाने वाले लोग, जिनको हम लोग महापुरुष कहते हैं, ये उनकी बेवकूफी है सीधे सीधे। तो मरने दो इन लोगों। हिंदू कटेंगे वहां, क्योंकि कांग्रेसियों ने देश को बांटा। हिंदुओं को आपने बांटा, इसलिए आज हिंदू कट रहा है। जान बचा के भागेंगे, कन्वर्ट होंगे, या फिर एक रास्ता बचा हुआ है। संख्या इतनी नहीं है कि उसको चींटी की तरह मसल दिया जाए। उनको खड़ा होना पड़ेगा और हिंदुस्तान की सरकार को हर नियम कानून का उल्लंघन करके बांग्लादेश को रास्ते पिलाना होगा, अगर ये जनसंहार रोकना है तो। नहीं तो जैसे कश्मीर घाटी से हिंदुओं को भगा दिया गया, शर्म नहीं आती इन लोगों को। बेशर्मों की पूरी जमात बन गई है। वही हाल बांग्लादेश के अंदर होगा। पंजाब में, पाकिस्तान में तो हो गया, ये बांग्लादेश बचा हुआ था। ढाका आपने दे दिया। ढाका शहर ही ढाकेश्वरी देवी के नाम पे है। अब इंतजार कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप जब ऑफिस को संभालेंगे कुछ बदलाव होगा। और ये एक्सपेक्टेशन जरूर रखिए कि हिंदुस्तान की सरकार कुछ कड़े कदम जरूर उठाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।